नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के आधुनिक इतिहास का तीसरा चैप्टर, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। जी, और इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, इस चैप्टर में लगभग 250 प्रश्न दिए गए हैं, तो जाहिर है हम इसे एक बार में तो नहीं कर सकते। बिल्कुल, इसीलिए हम इसे कई भागों में देखेंगे। तो आज ये तीसरा भाग है और इस भाग में हम प्रश्न 61 से 90 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यानी प्रश्न 61 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? और विकल्प हैं मंगलौर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, कोई संधि नहीं, मद्रास की संधि। इसका सही उत्तर है मद्रास की संधि। जी बिल्कुल सही। इस विषय में कुछ और बातें जानना जरूरी है। ये जो युद्ध था ये 1767 से 1769 तक मैसूर के शासक हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अच्छा, और इसमें कौन भारी पड़ा था? इसमें हैदर अली का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने अंग्रेजों को संधि करने पर मतलब एक तरह से विवश कर दिया। तभी ये संधि हुई। हाँ, ये संधि 4 अप्रैल 1769 को हुई थी और संधि के तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर दिए और इसमें एक दूसरे पर भारी आक्रमण की स्थिति में आपसी सहयोग का भी वादा किया गया था। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? मद्रास की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, कोई संधि नहीं, मंगलौर की संधि। इसका सही उत्तर है मंगलौर की संधि। जी, और इसके बारे में भी कुछ अतिरिक्त जानकारी है। ये युद्ध 1780 से 1784 तक चला था। काफी लंबा चला ये तो। हाँ, और युद्ध के दौरान ही 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान ने संघर्ष जारी रखा। अच्छा, तो ये संधि टीपू सुल्तान ने की थी। बिल्कुल, ये संधि 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई और इस संधि के द्वारा भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश और युद्ध बंदियों को लौटा दिया। एक और महत्वपूर्ण बात, इस युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। समझ गई। चलिए प्रश्न 63 पर आते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? इसके विकल्प है मद्रास की संधि, मंगलौर की संधि, कोई संधि नहीं, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इसका सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। सही जवाब। इससे जुड़े कुछ तथ्य ये हैं कि ये युद्ध 1790 से 1792 तक गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ। इस बार तो शायद अंग्रेजों ने पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, इस बार अंग्रेजों ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू सुल्तान को हराया था और ये एक बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इसके तहत टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। सिर्फ राज्य या कुछ और भी? नहीं, उन्हें युद्ध हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी देने पड़े और हर जाना चुकाने तक टीपू को अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में रखना पड़ा था। ये तो बहुत ही खराब स्थिति थी। खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड बर्नम ने या सर हार्टकॉर्ट बटलर ने? इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग ने। जी, इससे जुड़ी कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यह घोषणा 1857 के विद्रोह के ठीक बाद की गई थी। इसके द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग की भूमिका क्या थी इसमें? इसी के साथ लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले वाइसराय बने। इस घोषणा ने व्यपगत के सिद्धांत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को भी समाप्त कर दिया। अच्छा। हाँ, और इसे भारतीयों के अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? और विकल्प है सुकरचकिया, संधावालिया, अहुलुवालिया, रामगढ़िया। सही उत्तर है सुकरचकिया। बिल्कुल, महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्हें शेरे पंजाब भी कहा जाता है। उस समय क्या था कि पंजाब 12 स्वतंत्र मिसलों में बटा हुआ था। और ये सुकरचकिया मिसल? सुकरचकिया मिसल की स्थापना उनके दादा चरत सिंह ने की थी। रणजीत सिंह ने ही सभी मिसलों को एकजुट करके एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी लाहौर थी। ठीक है, अगला सवाल। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने या फिर लाई हार्डिंग ने? इसका उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। जी सही। ये घटना 1831 में हुई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैसूर के शासक कृष्णराज तृतीय पर कुशासन का आरोप लगाकर
प्रशासन अपने हाथों में ले लिया था। लेकिन बेंटिक को तो सुधारों के लिए जाना जाता है ना? हाँ, ये एक विडंबना है। बेंटिक को भारत में कई सामाजिक सुधारों के लिए जाना जाता है, जैसे 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन, और उन्होंने कर्नल स्लीमैन की मदद से ठगी प्रथा का भी दमन किया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम। इसका सही उत्तर है मीर कासिम। जी, मीर कासिम 1760 में बंगाल के नवाब बने। उन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, जो बिहार में है, वहां स्थानांतरित की। अच्छा, अंग्रेजों से दूरी बनाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। और मुंगेर में उन्होंने तोपों और बंदूकों के निर्माण के लिए एक कारखाना भी स्थापित किया। अंग्रेजों के साथ उनके जो मतभेद थे, वही 1764 के बक्सर युद्ध का कारण बने। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु रामदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। जी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। 1708 में नांदेड़, जो महाराष्ट्र में है, वहां 2 पठानों ने उनकी हत्या कर दी थी। तो वहीं पे गुरुद्वारा बनाया गया है। हाँ, जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां आज तख्त श्री हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का स्थायी गुरु घोषित किया था और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय यानी 1764 में दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय। इसका उत्तर है शाह आलम द्वितीय। बिल्कुल सही। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ये युद्ध एक तरफ ब्रिटिश सेना थी जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहे थे, और दूसरी तरफ 3 शक्तियां एक साथ थीं, है ना? हाँ, दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी। इस युद्ध में अंग्रेजों की निर्णायक जीत हुई और इस युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1857 ईस्वी, 1799 ईस्वी, 1793 ईस्वी, 1769 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1799 ईस्वी। जी, टीपू सुल्तान की मृत्यु चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। वे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली थे। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है और उनकी मृत्यु के बाद ही मैसूर पर अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला, मीर कासिम। इसका सही उत्तर है सिराजुद्दौला। जी, ये घटना 20 जून 1756 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम में घटी थी। एक ब्रिटिश अधिकारी थे जेजेड हॉलविल। उनके अनुसार नवाब ने 144 अंग्रेज कैदियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था और सुबह तक बहुत कम लोग ही बचे थे, ऐसी कहानी है। हाँ, कहा जाता है कि अगली सुबह केवल 23 लोग ही जीवित बचे। हालांकि कई इतिहासकार इस घटना की प्रामाणिकता पर सवाल भी उठाते हैं। अच्छा, मतलब ये एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? बिल्कुल। अंग्रेजों ने इस घटना को 1757 के प्लासी के युद्ध के एक कारण के रूप में प्रचारित किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। जी, गुरु गोविंद सिंह 1675 से 1708 तक सिखों के 10वें और अंतिम मानव गुरु रहे। उन्होंने पंचककार यानी केश, कंघा, कड़ा, कृपाण और कच्छा को अनिवार्य बनाया और गुरुपद भी उन्होंने ही समाप्त किया था। हाँ, उन्होंने गुरुपद को समाप्त कर आदि ग्रंथ को ही गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में सिखों का स्थायी गुरु घोषित किया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? और विकल्प हैं प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का विद्रोह। इसका उत्तर है प्लासी का युद्ध। सही। इसको थोड़ा विस्तार से समझना होगा। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। पर ये एक असल युद्ध तो था नहीं? नहीं, ये एक पूर्ण युद्ध न होकर एक षड्यंत्र था जिसमें नवाब के सेनापति मीर जाफर और अन्य ने विश्वासघात किया। इस जीत ने अंग्रेजों के लिए बंगाल में राजनीतिक सत्ता का द्वार खोल दिया।
और इसी युद्ध को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव माना जाता है। और बक्सर के युद्ध ने उस नींव को मजबूत कर दिया। बिल्कुल ठीक है, प्रश्न 74। डिंडीगुल किसका नाम है? सही जवाब है तमिलनाडु में एक नगर का। जी, और इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। 18वीं शताब्दी में ये मैसूर साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण सैन्य केंद्र था। 1755 में हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार मतलब हथियारों का कारखाना स्थापित किया था। अच्छा, अपनी सेना को आधुनिक बनाने के लिए? हाँ, इसका उद्देश्य अपनी सेना को पश्चिमी तर्ज पर आधुनिक बनाना था। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसेटार कर्टियर, वॉरेन हेस्टिंग्स। उत्तर है वॉरेन हेस्टिंग्स। जी, ये स्थानांतरण 1772 में किया गया था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रशासन पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ये कदम उठाया, क्योंकि कलकत्ता अब ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बन चुका था। और उन्होंने ही द्वैध शासन प्रणाली भी खत्म की थी। हाँ, हेस्टिंग्स ने ही बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। सही उत्तर है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। जी, और इस अधिनियम के कुछ मुख्य बिंदु हैं। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने का पहला प्रयास था। इसने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और बम्बई व मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी इसी के तहत हुई थी। हाँ, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ट, वेरेल्स्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका उत्तर तो अब साफ है, वॉरेन हेस्टिंग्स। जी, जैसा कि पिछले प्रश्न में बताया गया, इस न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में हुई थी। इसका पूरा नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इसका अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से कलकत्ता के निवासियों तक ही सीमित था। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स, कॉर्नवालिस, वेलेस्ली, लॉर्ड मिंटो। इसका उत्तर भी वॉरेन हेस्टिंग्स है। बिल्कुल सही। पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में जानना जरूरी है। ये एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसने क्या बदलाव किए? इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग अलग कर दिया और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, जिससे भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और भी बढ़ गया। ठीक है, अगला प्रश्न थोड़ा लंबा है, इसमें मिलान करना है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? पहला, 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। दूसरा, 1790-92 तृतीय मैसूर युद्ध। तीसरा, 1824-26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और चौथा, 1845-46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और विकल्प हैं 2 और 4, 3 और 4, 1 और 2 और 2 और 3। इसमें सही उत्तर है 2 और 3। जी बिल्कुल। अब इसका सही मिलान देख लेते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 में हुआ था, तो पहला गलत है। दूसरा और तीसरा सही है। हाँ, तृतीय मैसूर युद्ध 1790-92 में हुआ, ये सही है। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 में हुआ, ये भी सही है। और चौथा क्यों गलत है? चौथा इसलिए गलत है क्योंकि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ था। 1845-46 में तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। स्पष्ट है। अब अगला प्रश्न, सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। और तीसरा, गुरु अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी दी। इनमें से सही कथनों का चुनाव करना है। इसका सही उत्तर है 2 और 3। जी, इसका विश्लेषण करते हैं। कथन एक गलत है क्योंकि बंदा बहादुर को गुरु गोविंद सिंह ने सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, गुरु तेग बहादुर ने नहीं। और दूसरा और तीसरा सही है? हाँ, कथन 2 सही है। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु अपने पिता गुरु रामदास चौथे गुरु के बाद गुरु बने। और कथन 3 भी सही है। गुरु अंगद देव दूसरे गुरु ने गुरुमुखी लिपि को लोकप्रिय बनाया। चलिए अगले प्रश्न पर। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय का
सही कालानुक्रम क्या है? झांसी, संभलपुर, सतारा। 123, 132, 321, 312। इसका सही क्रम है 321। जी, ये सभी राज्य लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिलाए गए थे। सबसे पहले सतारा का विलय 1848 में हुआ, फिर संभलपुर का विलय 1849 में हुआ और आखिर में झांसी का विलय 1853 में हुआ। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम II, टीपू सुल्तान। इसका सही जवाब है टीपू सुल्तान। जी, टीपू सुल्तान एक बहुत ही आधुनिक सोच वाले शासक थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए फ्रांस, तुर्की और ईरान जैसे देशों में अपने दूतावास स्थापित किए। वो फ्रांसीसी क्रांति से भी प्रभावित है ना? हाँ, वे फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय से हुआ? डफरिन के समय से, डलहौजी के समय से, लिटन के समय से, कर्जन के समय से। इसका उत्तर है डलहौजी के समय से। बिल्कुल। लॉर्ड डलहौजी, जिनका कार्यकाल 1848 से 56 तक था, उन्हें एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल माना जाता है। उन्होंने युद्धों जैसे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और अपनी हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार किया। पंजाब, अवध, सतारा, झांसी जैसे कई बड़े राज्य। जी, और नागपुर जैसे कई राज्य उनके कार्यकाल में ही मिलाए गए। अगला प्रश्न है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? जनरल हेनरी प्रेंडरग्रांट, कर्नल स्लीमन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन रॉबर्ट पेम्बरटन। सही उत्तर है कर्नल स्लीमन। जी, ठगी प्रथा का दमन 1830 के दशक में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ। ठग जो थे वो यात्रियों को लूटने और उनकी हत्या करने वाले संगठित गिरोह थे। और स्लीमन ने इस अभियान का नेतृत्व किया? हाँ, कर्नल विलियम स्लीमन ने इस अभियान का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया और इस प्रथा का अंत किया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब के मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? मोहम्मद शाह, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय। सही जवाब है बहादुर शाह प्रथम। जी, मोहम्मद मुअज्जम औरंगजेब का पुत्र था जो 63 वर्ष की आयु में बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना। उसने शाह आलम प्रथम की उपाधि भी धारण की। इन्हें शाह बेखबर भी कहते थे, है ना? हाँ, इतिहासकार उसे शाह बेखबर भी कहते हैं क्योंकि वह प्रशासन के प्रति काफी उदासीन था। ठीक है, प्रश्न 86। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना? जुल्फिकार खां, हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है जुल्फिकार खां। सही। जुल्फिकार खां उस समय का एक बहुत शक्तिशाली अमीर था। उसकी मदद से जहांदार शाह 1712 में बादशाह बना। जहांदार शाह को एक उपाधि भी दी गई थी। हाँ, जहांदार शाह को इतिहास में लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जुल्फिकार खां, सैयद बंधु, मोहम्मद अमीर खां, मीर जुमला। इसका सही उत्तर है सैयद बंधु। जी, सैयद बंधु यानी अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान मुगल दरबार में बहुत प्रभावशाली थे। उन्होंने 1713 में जहांदार शाह को हटाकर फर्रुखसियर को बादशाह बनाया। इन्हें भारतीय इतिहास में नृप निर्माता या किंग मेकर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? मीर जुमला, जुल्फिकार खां, चिनकिलिच खां, सैयद बंधु। इसका उत्तर तो अब सभी को पता है, सैयद बंधु। हाँ, 1713 से 1720 के बीच उन्होंने 4 मुगल सम्राटों फर्रुखसियर, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को सिंहासन पर बैठाया था। ठीक है, अगला प्रश्न। सैयद बंधु ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दर्जात, रफी-उद-दौला। इसका उत्तर है फर्रुखसियर। जी, जब फर्रुखसियर मुझे सैयद बंधुओं के प्रभाव को कम करने की कोशिश की तो उन्होंने मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ के साथ मिलकर 1719 में उसे गद्दी से हटा दिया और बाद में उसकी हत्या कर दी। तो आज का अंतिम प्रश्न, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? इसमें 4 नाम हैं। 1 फर्रुखसियर, 2 रफी-उद-दर्जात, 3 रफी-उद-दौला, 4 मोहम्मद शाह। और विकल्प हैं 1, 2 एवं 3, 1, 2 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4 या 1, 3 एवं 4।
इसका सही जवाब है 1, 2, 3 एवं 4। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने अभी चर्चा की, उन्होंने इन चारों को एक के बाद एक मुगल सिंहासन पर बैठाया था। तो ये थे आज के प्रश्न। अब श्रोताओं के लिए आज का प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? अपना उत्तर कमेंट में बताएं। तो ये थे आधुनिक इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं इस श्रृंखला के अगले भाग के साथ। नमस्कार।